गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर सॉल्यूशन जो अपना चल रहा था उससे ही रिलेटेड टॉपिक है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ठोसों की द्रव में विलेयता देखी थी। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? गैसों की द्रव में विलेयता। मतलब हर जो गैस होती है, अलग अलग गैसों की विलेयता, अलग अलग जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार से वो गैसें क्या होती है, घुलती हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहा जाता है। और इसे किसके द्वारा, एब्जॉर्प्शन फैक्टर या अवशोषण गुणांक के द्वारा, अल्फा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब गैसें किस सीमा तक द्रव की सतह पर विलय हो रही है, मीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, वो उसे एब्जॉर्प्शन फैक्टर से मतलब अल्फा से क्या करेंगे, प्रदर्शित अपन करेंगे। अब मेन चीज इसमें जो आती है वो क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पहला जो कारक है वो क्या है? नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस मतलब जैसे अपन ने सॉल्यूट में पढ़ा था वही नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट की प्रकृति, गैस की प्रकृति। ठीक है, और एक कौन इफेक्ट करेगा इससे? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वही चीज है सेम, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट आप कैसा ले रहे हैं वो भी इसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, थर्ड जो है वो अपना है प्रेशर। प्रेशर भी क्या करेगा, इसे इफेक्ट करेगा। और प्रेशर के इफेक्ट को अपन किस में देखेंगे? हेनरी लॉ में, हेनरीज लॉ। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसने एक्सप्लेन किया? हेनरी ने। ठीक है, और जो नेक्स्ट फैक्टर है, जो लास्ट फैक्टर अपना होगा वो क्या है? नेचर ऑफ सॉलिड हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन, इम्प्योरिटीज present in solvent, impurities present in solvent। ठीक है, impurities किसमें? present in solvent, solvent में impurities। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ गैस मतलब गैस की प्रकृति। ठीक है, तो गैस की प्रकृति अपने अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए कि गैस की प्रकृति कैसे इफेक्ट करेगी उसकी सॉलिडिटी को। अगर गैसेस क्या है, पोलर गैस है तो पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर नॉन पोलर गैस है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो पोलर गैसेज जैसे HCl गैसेज फॉर्म में है तो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई गैस ऐसी है जैसे HCl है और HCl भी क्या डिसॉल्व कर रहे हैं? NH3 को डिसॉल्व कर रहे हैं, वो NH4Cl बना रहा है डिसॉल्व होकर। तो ये गैस क्या होगी? ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब गैस के जो नेचर है वो क्या है? अगर गैस कैसी है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर किसी ना किसी प्रकार का कोई कंपाउंड फॉर्म कर रही है तो वो गैस क्या होगी? ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होगी। इसके अलावा अगर गैस पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में, और अगर गैस क्या है नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल Cl2 नॉन पोलर है तो CCl4 में डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, और HCl पोलर है तो ये पोलर सॉल्वेंट में H2 में डिसॉल्व हो सकती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी इसी तरीके से इसे इफेक्ट करेगा। हेनरी लॉ जो काफी इंपॉर्टेंट है वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी सॉल्वेंट में, वो भी क्या होगा? इफेक्ट करेगी। मतलब प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर, मान लीजिए कोई प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, इस प्योर सॉल्वेंट में आप गैस डिसॉल्व कर रहे हो, मान लीजिए HCl गैस डिसॉल्व कर रहे हैं,
या फिर Cl2 गैस, जो भी गैस आप डिजोल्व कर रहे हैं, और एक तरफ ये क्या है, इम्प्योर सॉल्वेंट है। इम्प्योर मीन्स इसमें किसी न किसी तरीके की कोई क्या है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, फिर आप इसमें HCl गैस डिजोल्व कर रहे हो, तो ये क्या करेगी, इम्प्योर जो सॉल्वेंट होगा वो गैस की सॉलिडिटी को डिक्रीज कर देगी। एक दूसरा इसका रीजन ये भी है कि जो ClCl है सॉल्वेंट में और सोल्यूट में, जो ये दोनों में क्या है, ClCl आयन क्या है, कॉमन आयन है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉलिडिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इज आल्सो डिक्रीज। मतलब कॉमन आयन क्या होता है, इसे कॉमन आयन इफेक्ट देखिए क्या होता है कि जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जब किसी सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तब क्या होता है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में एक जैसे आयन प्रेजेंट है, तब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्यूट की सॉल्वेंट में डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं अपन कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन प्रभाव। ठीक है, तो ये भी, ये क्या थे, फैक्टर थे किसके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो करेंगे वो है इंपॉर्टेंट चीज, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ किसके अकॉर्डिंग, प्रेशर, मतलब हेनरी लॉ प्रेशर को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, गैस की जो सॉलिडिटी है उस पर प्रेशर के इफेक्ट को किसने एक्सप्लेन किया, हेनरी ने। हेनरी ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, देखते हैं। हेनरी ने क्या बताया, देखिए लिख लीजिए, हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर, हेनरी के नियम में देखिए, स्थिर ताप पर निश्चित आयतन के विलायक में, स्थिर ताप पर निश्चित आयतन के विलायक में घुली हुई, स्थिर ताप पर निश्चित आयतन के विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य पर गैस की दाब की समानुपाती होती है। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर निश्चित आयतन के विलायक में, स्थिर ताप पर निश्चित आयतन के विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य पर गैस के दाब के समानुपाती होती है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ गैस dissolve in constant volume of solvent is directly proportional to its pressure at equilibrium, is directly proportional to its pressure at equilibrium। मतलब गैस की जो मात्रा है गैस के दाब के समानुपाती होगी। ठीक है, गैस अपन मान लीजिए किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी लिक्विड में गैस को क्या किया जा रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है, गैस उसमें इजीली क्या हो रही है, अभी मान लीजिए डिसॉल्व है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा जब गैस डिसॉल्व होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, मतलब वो इक्विलिब्रियम में स्टेबल हो जाएगा। अब आप अगर उस गैस पर दाब इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो गैस क्या होगी, अधिक से अधिक मात्रा में इसमें डिसॉल्व होगी विलायक में। तो इस तरीके से हेनरी ने यही बताया कि जो गैस की मात्रा होती है m, वो किसके समानुपाती होती है, P के समानुपाती होती है। मतलब जो प्रेशर उस पर क्रिएट हो रहा है, अगर वो प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो गैस की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जो गैस डिसॉल्व हो रही है, घुली हुई गैस की मात्रा क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है, वो लिमिटेशन भी अपन करेंगे। ऐसा नहीं कि गैस आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं और गैस अधिक से अधिक मात्रा में डिसॉल्व होती जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो m इक्वल टू KHP, KH विल बी, KH इक्वल टू क्या है, हेनरी कांस्टेंट। KH क्या कहलाया, हेनरी का कांस्टेंट। कांस्टेंट आप जानते हैं कि अलग अलग इसके मान, इसकी वैल्यू तो वेरिएबल करते जाएंगे, लेकिन अगर KH की वैल्यू निकालेंगे, KH की वैल्यू कैसे, m अपॉन P से आप KH की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, KH की वैल्यू अप्रॉक्स क्या होगी, इक्वल आएगी। ये होता है कांस्टेंट। ठीक है ना, इनकी वैल्यू वेरिएबल हो जाएगी, इसकी बढ़ेगी या इसकी बढ़ेगी, घटेगी, जो भी है,
लेकिन KH की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये कहलाता है अपना क्या, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या होगा, हेनरी जो कांस्टेंट है वो क्या है, गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, इन सब फैक्टर पे KH डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन 1 है। ठीक है, हम जानते हैं क्या कि जो गैस की मात्रा होती है, मास ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये m जो है उसे अपन किसकी फॉर्म में ले लें, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, इट इज आल्सो कन्वीनिएंट टू टेक मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंस्टेड ऑफ मोल। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब m की जगह इन्होंने क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ले लिया। x मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस is directly proportional to pressure, then when x equal to k dash p, k dash p, और k dash का जो रिलेशन हेनरी ने बताया विद हिज कांस्टेंट 1 अपॉन k dash। तो हेनरी स्थिरांक जो है वो क्या होता है, इनवर्सली इक्वल होता है। ठीक है ना, इनवर्सली इक्वल किसके होता है, k h के, k dash। ठीक है, मतलब हेनरी स्थिरांक 1 अपॉन k डैश के इक्वल होगा। अब ये वैल्यू अपन क्या करते हैं, k डैश की वैल्यू यहां रख देते हैं। x इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू k डैश की वैल्यू रखेंगे, मतलब k डैश क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k h के, 1 अपॉन k h, और ये p। तो दिस वैल्यू p इक्वल टू k h x, k h x ये आ जाएगा। KH क्या है, वही हेनरी कांस्टेंट, X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस है। इसे आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये अपना क्या हो गया, हेनरी लॉ। ठीक है, इसका मतलब ये है आप मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच ग्राफ बनाएंगे। यहाँ मान लीजिए x एक्सिस मोल फ्रैक्शन ले लिया, यहाँ p ले लिया, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन में अपने आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, आ गया समझ में। तो ये क्या है, हेनरी लॉ ऑफ फॉर गैसेस। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या था कि जो गैस की मात्रा होगी या गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसे यहां से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये अब लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ की क्या लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, देखते हैं अपन। लिमिटेशन मतलब सीमा है, कमी, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ की, हेनरी लॉ की सीमा। ठीक है, पहला तो क्या होगा, दाब बहुत अधिक ना हो। ठीक है ना, दाब बहुत अधिक ना हो, दाब बहुत अधिक ना हो, प्रेशर दाब बहुत अधिक ना हो, pressure is not in excess amount, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं हो। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर जो हो वो बिल्कुल कम नहीं हो। ठीक है ना, ताप बहुत कम नहीं हो, ताप अत्यधिक निम्न ना हो, अत्यधिक निम्न ना हो, ये इसकी लिमिटेशन है। देखिए, दाब बहुत अधिक होगा तो मतलब अपन एक तरफ तो क्या कह रहे हैं कि जो हेनरी क्या बता रहा है, एक तरफ कि प्रेशर बढ़ाते जाओ, गैस की सॉलिडिटी जो है, गैस की विलेयता जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और दूसरी तरफ क्या है कि जो कंडीशन ये बता रहा है कि दाब बहुत अधिक ना हो, प्रेशर नॉट इन एक्सेस।
ठीक है, प्रेशर एक्सेस में ना हो, बहुत अधिक ना लगा रहे, ताप अत्यधिक निम्न ना हो, ठीक है ना। टेम्परेचर नॉट टेक इन वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं रखना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। और थर्ड जो लिमिटेशन है, विलयन क्या हो, तनु हो, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट तनु। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ की क्या है, ये कमियां हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अनुप्रयोग, हेनरी लॉ के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अनुप्रयोग। देखिए फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। फर्स्ट अनुप्रयोग है, सोडा वाटर की जो बोतल होती है उन्हें क्या किया जाता है, अधिक दाब पर बंद किया जाता है, ठीक है ना। सोडा वाटर की बोतलों को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। पहला अनुप्रयोग पे लिख लीजिए सोडा वाटर का, ठीक है, लिख लीजिए सोडा वाटर की बोतलों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए, सोडा वाटर की बोतलों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए उसे अधिक दाब पर बंद किया जाता है, ठीक है। टू डिजोल्व एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 to dissolve excess amount of CO2, soda water bottles are packed at high pressure, ठीक है, हाई प्रेशर पे उसे क्या करते हैं, बंद करते हैं। अब जो गोताखोर होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स, गोताखोर, ये भी एक गोताखोर क्या करते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स कहते हैं। देखिए जो गोताखोर होते हैं, जब वो क्या करते हैं, समुद्र में क्या करते हैं, गहराई में जाते हैं, तब उन पर क्या होता है, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो प्रेशर क्या होता जाता है, प्रेशर का कॉलम क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो डिसॉल्वेंस ऑफ क्या होगी, गैस बढ़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, डिसॉल्वेंस ऑफ गैस क्या होगी, बढ़ेगी। जब गोताखोर गहराई में नीचे जाता जाएगा तो उसकी विलेयता, किसकी, गैसों की विलेयता उसकी बॉडी में बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि दाब क्या हो रहा है, दाब बढ़ रहा है। प्रेशर इंक्रीज, सॉलिडिटी ऑफ गैस आल्सो इंक्रीज, ठीक है, तो उसकी जो बॉडी में नाइट्रोजन के अलावा और भी गैसेज क्या होने लग जाती है, डिसॉल्व होने लग जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब ये गोताखोर स्क्यूबा डाइवर्स क्या होते हैं, सी लेवल से क्या आने लगते हैं, ऊपर उठने लगते हैं, तो प्रेशर का कॉलम कम होता जाता है, तो प्रेशर क्या होता जा रहा है, प्रेशर विल बी डिक्रीज, और प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो प्रेशर कम हो रहा है तो डिसॉल्वेंस ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ रहे बात को, गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे गोताखोर ऊपर सरफेस में आने लगेंगे तो उनकी बॉडी में गैसों की विलेयता क्या होगी, कम होगी, सॉलिडिटी डिक्रीज होगी, तो उनकी बॉडी से तेजी से बबल्स के रूप में नाइट्रोजन और उसके साथ साथ और गैसेज क्या होती हैं, तेजी से बाहर आती हैं। और इस कंडीशन में उसमें ब्लॉक, कई तरीके के ब्लॉक हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। इससे क्या हो सकती है, गोताखोर की मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन से बचने के लिए गोताखोर क्या करते हैं, अपने साथ जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसमें कुछ हल्की और इनर्ट गैसेज भरकर ले जाते हैं, जैसे हीलियम, हल्की और इनर्ट गैस है, इसे उसमें भरकर ले जाएंगे तो ये क्या करेगी, प्रेशर के इफेक्ट को कम कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है एनॉक्सिया, ये इंपॉर्टेंट है। एनॉक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। एनॉक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है।
ठीक है। ये कब होता है, जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर या फिर जो पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर मतलब पर्वतारोही, ठीक है, या पहाड़ों पर जो ऊंची चोटियों पर पहाड़ों पर रहते हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, वहां हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है बेटा। क्यों हो जाती है, क्योंकि डिसॉल्वनेस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जहां जैसे जैसे जितना हाइट पे जाते हैं उतना ऑक्सीजन की डिसॉल्वनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, गैसों की विलेयता क्या होती है, दाब के समानुपाती होती है, और ऊंचाई पे गए तो ऊंचाई पर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज आल्सो डिक्रीज। तो मतलब जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, गैसों की विलेयता कम हो जाएगी। तो जो पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उनमें भी क्या होगा, गैसों की विलेयता क्या होगी, कम होगी, और उस वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी आने के कारण उसमें कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी। और इस वजह से उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है वो कैसा हो जाएगा, वो दुर्बल हो जाएगा, उनका शरीर कैसा हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, ठीक है, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी। आ गया इसमें। तो ये इसके जाते हैं हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग अपन ने देखा जो डेली लाइफ में यूज होता है, सोडा वाटर की बोतलों को CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, अधिक दाब पर बंद किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, राउल्ट का नियम अपन ने लास्ट वीडियो में कर लिया था। उससे रिलेटेड क्या है, आइडियल सॉल्यूशन और क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन मतलब आदर्श विलयन, ठीक है, आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होता है, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता परस्पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। और ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता परस्पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। तो आदर्श विलयन की फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, राउल्ट के नियम का पालन करें, राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करें, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या था, P1 इक्वल टू P01 X1 एंड P2 इक्वल टू P02 और X2। इस राउल्ट के नियम का पालन करें, ठीक है। दूसरा इसका क्या होगा, अब क्या कह सकते हैं अपन, आइडियल सॉल्यूशन इज विच सॉल्यूशन which obey Raoult's law at any concentration, at any given concentration or at any concentration of solution, ठीक है। अब विलेय को विलायक में मिलाए जाने पर, विलेय को विलायक में मिलाए जाने पर, विलेय को विलायक में मिलाए जाने पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो, शून्य हो। विलेय को विलायक में मिलाए जाने पर, विलेय को विलायक में मिलाए जाने पर आयतन परिवर्तन लेने, पहले आयतन परिवर्तन शून्य हो, आयतन परिवर्तन शून्य हो, ठीक है। When we dissolve solute in solvent, then when we dissolve solute in solvent, then change in volume is equal to 0, ठीक है।
अगर आपने किसी विलेय को विलायक में मिलाया और उसमें किसी वॉल्यूम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ये किसकी आदर्श विलयन की कंडीशन होगी। ठीक है, थर्ड जो है विलेय को विलायक में मिलाए जाने पर एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं अपन विलेय को विलायक में मिलाए जाने पर, विलेय को विलायक में मिलाए जाने पर, विलेय को विलायक में मिलाए जाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो, मतलब उसकी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आया। इट मीन्स विलेय को विलायक में मिलाया मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो उसकी जो एनर्जी है वहां जो सॉल्यूशन बन रहा है उस एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, ना एनर्जी रिमूव हो रही है ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा H विल बी 0। तो डेल्टा H और अपन क्या कहेंगे, मिक्सिंग, यहां भी लिख देंगे डेल्टा V ऑन मिक्सिंग एंड डेल्टा H ऑन मिक्सिंग। ठीक है, डेल्टा V भी मिक्सिंग की 0 हो, डेल्टा H भी क्या हो, मिक्सिंग का 0 हो। ठीक है, 4 जो विलेय विलायक, देखिए अब 4 जो पॉइंट है उससे अपन समझ लेते हैं पहले कि सोल्यूट जो पार्टिकल होते हैं और जो सॉल्वेंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच क्या होता है, इंटर अट्रैक्शन फोर्स होता है। एक अट्रैक्शन फोर्स होता है सोल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच भी, और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच भी लगता है ये फोर्स, और सॉल्यूट पार्टिकल के बीच भी ये फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच लगने वाला जो बल है वो किसके इक्वल हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच लगने वाले इंटर अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जो सोल्यूट के बीच मान लीजिए जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स सोल्यूट के पार्टिकल के बीच लग रहा है A, और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच लग रहा है B। ठीक है, देन ये किसके इक्वल होना चाहिए, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच लगने वाले इंटर अट्रैक्शन फोर्स के ये इक्वल होना चाहिए। ये क्या है, कंडीशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, और वी कैन से बेस्ड ऑन राउल्ट लॉ। आई थिंक ये चारों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये विलयन क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन। अब कुछ एग्जांपल अपन सेट करते हैं, एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल अपन देखते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल मींस n पेंटेन, ठीक है, n पेंटेन प्लस n हेक्सेन, मींस ये बिल्कुल सिमिलर होंगे, n पेंटेन n हेक्सेन हो गया, या फिर सेकंड बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन, ये भी क्या हो सकता है, आइडियल सॉल्यूशन की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है ना, बेंजीन क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, बताइए आपको, C6H6 और अल्टरनेट में बॉन्ड। देन टोलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, टोलुइन, दिस इज टोलुइन। ठीक है, बेंजीन और टोलुइन का स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, टोलुइन और बेंजीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर होगा तो ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब n पेंटेन प्लस n हेक्सेन, बेंजीन प्लस टोलुइन, थर्ड इसी तरीके के एग्जांपल होंगे। अब अपन नेक्स्ट जो करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट के नियम के अनुसार, सॉरी ऐसे लिखिए, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं।
वह विलयन जो राउंड के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और इनकी कंडीशन भी अपन अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।